बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जिसका नाम है ज्योतिबा फुले। आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। कुछ क्वेश्चन जो हैं मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मुझे लगे कि ज़रूरी हो सकते हैं उनको भी मैंने शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। यानी आपको तर्क भी देने हैं कि उनका नाम जो है लिस्ट में क्यों नहीं है। आंसर देखते हैं। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे। भारतीय समाज में फैली बहुत सारी बुराइयों को दूर करने के लिए और स्त्री शिक्षा को महत्व दिलाने के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया, लेकिन उनका नाम समाज सुधारकों की सूची में बहुत अच्छे स्थान पर नहीं है। यानी उनका नाम तो है, उनको माना तो जाता है समाज सुधारक, लेकिन बहुत अच्छी सूची में उनका नाम नहीं है। टॉप 10 में, टॉप 5 में उनका नाम नहीं है। ऐसा किस लिए है? क्योंकि इतिहास को लिखने में और समाज सुधारकों की सूची को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ उच्च वर्ग का था। इसलिए उस वर्ग ने केवल अपने ही वर्ग को महत्व दिया। उच्च वर्ग ने केवल उच्च वर्ग को ही महत्व दिया। और ज्योतिबा फुले क्योंकि शूद्र जाति से संबंधित थे, माली जाति से संबंधित थे, इसलिए वो इस सूची में स्थान नहीं पा सके। दूसरा प्रश्न देखते हैं। शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? आंसर है, शोषण व्यवस्था में मुख्य रूप से ब्राह्मण और राजतंत्र के लोग शामिल थे। सबसे अधिक शोषण जो है दलित वर्ग का, शूद्र वर्ग का और महिलाओं का होता था। शोषण के लिए उन्होंने इस वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा। और किस तरीके से शोषण किया उन्होंने जो है मनमानी व्यवस्था बनाई और मनमाने नियम बनाए, और नियमों को तोड़ने पर कठोर दंड दिया जाता था। क्योंकि लोग अशिक्षित थे, शिक्षा उन तक पहुंची नहीं थी, तो अशिक्षित होने के कारण लोग विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थे। और बाकी जो बची कुची कसर थी वो लोगों को धर्म के नाम पर डराकर निकाल ली जाती थी। ये सारे षड्यंत्र किए गए। और षड्यंत्र क्यों किए गए? कि उनका जो है दबदबा बना रहे और ये शोषण प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहे और वो हमेशा राज करते रहें, इसलिए ये षड्यंत्र रचे गए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों से मेल खाता है? पक्ष और विपक्ष में तर्क लिखिए। जहाँ पक्ष और विपक्ष की बात आती है तो ये एक जो स्टेटमेंट है, इसके पक्ष में भी हमें आंसर देना है और इसके विपक्ष में भी हमें उत्तर देना है। सबसे पहले बात करते हैं पक्ष की। ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार वह है जहाँ पिता बुद्ध, माता ईसाई, बेटी मुस्लिम और बेटा सनातन धर्म को मानता हो। आदर्श परिवार का यह एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, क्योंकि जब एक ही परिवार में 4 धर्मों के लोग इकट्ठे और प्यार से रहेंगे तो वे लोग समाज में बाकी धर्मों का सम्मान भी करना सीख लेंगे। जब एक ही घर में एक छत के नीचे 4 धर्मों के लोग आराम से, शांति से और प्यार से रह सकते हैं तो वो लोग बाहर चलकर समाज में भी शांति बनाए रख सकते हैं। इसके विपक्ष में अगर हमें लिखना है तो भारतीय समाज अभी भी इतना विकसित नहीं हुआ कि वह बाकी धर्मों को इस तरीके से अपना ले। इस तरीके से मतलब एक ही छत के नीचे 4 धर्मों के लोग एक रिश्ते में बंध कर रहें, इस तरीके से अपना ले। दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से विवाह करना आज भी समाज में बहुत बड़ा कदम माना जाता है। ऐसे में एक परिवार में 4 धर्मों का मिलन लगभग असंभव सी बात हमें लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? आंसर देखते हैं। स्त्रियां इस समाज में पुरुषों के समान ही बराबर का महत्व रखती हैं। यानी समाज, देश, ये जो भी चल रहा है सिस्टम, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से भागीदार हैं, समान रूप से जिम्मेदार हैं। इसीलिए स्त्रियों को जब, क्योंकि वो समान रूप से भागीदार है हर चीज़ में और समान जिम्मेदार है, तो उसको समान अधिकार मिलना भी चाहिए। अगर समाज को विकास करना है तो यह पहली शर्त है कि उसे स्त्रियों को समान अधिकार देना होगा। समान अधिकार देने के लिए उन्हें सबसे पहले शिक्षित करना होगा। यदि स्त्रियां शिक्षित होंगी तभी वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेंगी। शिक्षा के साथ साथ उन्हें स्वतंत्रता देना भी आवश्यक है, तभी वह अपनी शिक्षा का उपयोग अपने विकास में कर पाएंगी। इस प्रकार स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार स्त्रियों को शिक्षा देना और उन्हें स्वतंत्रता देना दोनों आधारभूत चीजें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप में लिखिए। सावित्रीबाई को बचपन से ही पढ़ने का शौक था, लेकिन उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के औपचारिक अवसर नहीं मिले।
जब उन्हें ईसाई मिशनरियों ने पुस्तक दी तब उनके अंदर पढ़ने के लिए रुचि जागृत हुई। उस पुस्तक को उन्होंने अपने विवाह तक संभाल कर रखा। उनके जीवन का जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वो था ज्योतिबा से विवाह करना। विवाह के पश्चात ज्योतिबा ने उन्हें अंग्रेजी और मराठी में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया। स्वयं शिक्षित होने के बाद उसने बाकी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। लड़कियों के लिए स्कूल खोले, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, घर घर जाकर के लड़कियों को पढ़ने का महत्व बताया और लगभग 50 सालों तक अपना जीवन स्त्री शिक्षा के प्रति समर्पित किया। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? इस तरीके के क्वेश्चंस को नैतिक मूल्य के प्रश्न कहा जाता है। इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि इनका कोई लगा बंधा पैटर्न नहीं है। आपके विचार जहाँ मांगे जाएंगे, आप अपने विचार लिख सकते हैं और आपके विचार हमेशा सही होंगे। वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपका आंसर जो है पॉजिटिव सेंस की तरफ जा रहा हो, कुछ अच्छा हो, उसमें कोई नकारात्मक या बुरी बात ना हो। चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर हो सकता है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को शिक्षा का महत्व दिए जाने के कारण याद किया जाता है। इस दंपति ने अपना सारा जीवन स्त्रियों को शिक्षित करने में लगा दिया। उनके जीवन से यदि हमें प्रेरणा लेनी है और हमें अवसर मिलेगा कुछ करने का, तो हम भी स्त्री शिक्षा के लिए कुछ करना चाहेंगे। आज भी बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी लड़कियां केवल स्कूली शिक्षा ही ग्रहण करती हैं। मैं उन्हें उच्च शिक्षा, रोजगार उन्मुख शिक्षा या हस्तकौशल सीखने के लिए प्रेरित करना चाहूंगी, जिससे वो आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज में फुले दंपति द्वारा किए गए सुधार कार्यों का किस तरीके से विरोध हुआ? उत्तर है, समाज किसी भी नए कार्य को जल्दी से स्वीकार नहीं करता और हमेशा ही उसका विरोध करता है। फुले दंपति द्वारा समाज सुधार के कार्यों का भी पहले विरोध किया गया। जब उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले तो समाज ने अपनी लड़कियों को उनके स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं भेजा। शिक्षा की बात करने पर उन्हें बहुत सारी अड़चनों, लांछनों और गालियों का सामना करना पड़ा। उनका बहुत अपमान किया गया और बहिष्कार भी हुआ। ज्योतिबा फुले और सावित्री को उनके पिता ने उनके घर से भी निकाल दिया स्त्री शिक्षा की बात करने पर। जब सावित्रीबाई अपने घर से अपने स्कूल तक जाती थी तो लोग गलियों में उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, थूकते थे और गोबर मारते थे। इस तरीके से उनके समाज सुधार के कार्यों का समाज ने बहुत विरोध किया, लेकिन वो लगे रहे लगातार अपने कामों में और अंत में उन्हें एक दिन सफलता मिली। अगला प्रश्न देखते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? फुले दंपति ने एक साथ मिलकर स्त्री शिक्षा और समाज सुधार के लिए लगभग 50 सालों तक काम किया। उनका जीवन समाज में आदर्श दाम्पत्य का उदाहरण पेश करता है। आजकल जहां परिवार में बहुत अधिक मतभेद रहते हैं, वहां फुले दंपति ने हमें सिखाया कि कैसे जीवन भर एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम किया जा सकता है। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो आजकल पति पत्नी के बीच अक्सर तनाव बना रहता है। हम हर बात पर टकराते रहते हैं। ऐसे में फुले दंपति से प्रेरणा ली जा सकती है कि किस तरीके से एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने लगातार मिलकर 50 सालों तक काम किया। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों? ज्योतिबा फुले ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था को समाज के लिए हानिकारक बताया। ये सभी मिलकर निम्न वर्ग का और स्त्रियों का शोषण करते हैं। ज्योतिबा इनके सख्त खिलाफ थे। ज्योतिबा ने पूंजीवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर भी प्रहार किया। ज्योतिबा ने महिलाओं को स्वतंत्रता न देने वाली पुरुषों की मानसिकता पर भी प्रहार किया। सारे शोषण का मूल कारण वह शिक्षा को मानते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। इसमें एक पॉइंट और जोड़ना रह गया, जिसमें हमें ये बताना है कि इस प्रकार की मानसिकता पर उन्होंने प्रहार क्यों किया। प्रहार इसलिए किया या इन बातों का विरोध इसलिए किया क्योंकि इन बंधनों से जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम विकास कर पाएंगे, तभी ये समाज और देश विकास कर पाएगा। अगर हम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में उलझे रहेंगे तो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य दिया है, इसका आशय स्पष्ट करना है। सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। आशय स्पष्ट कीजिए। ये बताना है हमें ये क्या लाइन है, क्यों है, किस संदर्भ में कही गई है। जब ब्राह्मणों ने
शूद्रों के पढ़ने लिखने का विरोध किया तो ज्योतिबा ने उत्तर दिया, जैसे ही सच सारी दुनिया के सामने आएगा तो आपको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। जिन वेदों का सहारा लेकर ब्राह्मण आम जनता को अभी तक मूर्ख बनाते आए हैं और उनका शोषण करते आए हैं, वह वेद भी ब्राह्मणों को नहीं बचा सकेंगे। हालांकि किसी भी धार्मिक पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा होता कि आप कमजोर व्यक्ति का शोषण करो, लेकिन कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए बाकी लोगों का शोषण करते हैं, धर्म की आड़ लेते हैं। ये उनका विरोध करते हुए ज्योतिबा ने ये कहा कि जब सच सबके सामने आएगा तो तुम्हारी ये व्यवस्था जो है नष्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए, आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर है, ज्योतिबा फुले का मानना था कि समाज में सबसे अधिक शोषण जो है दलित और स्त्रियों का हो रहा है। इसलिए इस शोषण के खिलाफ इन दोनों वर्गों को मिलकर काम करना होगा। दोनों को ही आवाज उठानी होगी। जब तक आप अपने अधिकार के लिए खुद नहीं लड़ेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपको आपके अधिकार जो है हाथ में ला करके या आपको थाली में परोस करके नहीं दे सकता। इसलिए जब शोषण दलित और स्त्री दोनों का हो रहा है तो शोषण का विरोध करने में, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में दोनों को समान भागीदारिता दिखानी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योतिबा फुले को जब महात्मा की उपाधि दी गई तो अब उन्होंने क्या कहा। सन 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तब उन्होंने कहा, उन्हें महात्मा की उपाधि नहीं चाहिए। यदि वे महात्मा की उपाधि को ग्रहण करते हैं तो उनका संघर्ष जो है समाप्त हो जाएगा, उनके संघर्ष पर पूर्ण विराम लग जाएगा। वो सदा आम आदमी बनकर रहना चाहते हैं और आम जनता के लिए कार्य करते रहना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को महात्मा के पद पर बिठा दिया जाएगा, बहुत बड़े सम्मान से नवाज दिया जाएगा, तो वह एक तरीके से आम जनता से कटकर दूर हो जाएगा और वह आम जनता की परेशानियों को समझने के लिए और संघर्ष करने के लिए पर्याप्त नहीं रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्री समानता की दिशा में ज्योतिबा ने स्वयं क्या कदम उठाए। एक प्रश्न हमने पहले पढ़ा था कि क्या क्या होना चाहिए स्त्री समानता को समाज में स्थापित करने के लिए। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है कि ज्योतिबा ने स्वयं क्या किया इस काम के लिए। ज्योतिबा ने आजीवन स्त्री समानता, स्त्री शिक्षा और दलितों के लिए कार्य किया। स्त्री समानता के लिए उन्होंने जो सबसे पहला कार्य किया वो ये था, उन्होंने नई विवाह विधि की रचना की। इस विवाह विधि में ब्राह्मण का कोई स्थान नहीं था। विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र सरल भाषा में लिखे गए थे। वो इस भाषा में इसलिए लिखे गए थे ताकि वर और वधू आसानी से इन मंत्रों को समझ ले। विवाह की इस रीति में वधू अपने पति से ये वचन भी चाहती है कि उसे पूरी स्वतंत्रता एवं अधिकार मिले। तो स्त्री समानता की दिशा में ज्योतिबा ने ये कदम उठाए कि विवाह के नए नियमों की स्थापना की और बाकी सारी उम्र उन्होंने जो है स्त्री शिक्षा के लिए संघर्ष किया ही था। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए स्कूल कब खोला और उसकी क्या विशेषता थी। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में पहली बार कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। पूरे भारतवर्ष के इतिहास में लड़कियों के लिए यह पहली पाठशाला थी। इससे पहले भारत में कभी भी कोई संस्था औपचारिक रूप से लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं स्थापित की गई थी। यानी ये पहला स्कूल था जो भारत में लड़कियों के लिए खोला गया। उससे पहले भारत में कोई ऐसी संस्था या ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहां जाकर के लड़कियां जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योतिबा के सामने विद्यालय खोलने के बाद भी कौन कौन सी चुनौतियां थी और उन्होंने उन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या कार्य किया या किस तरीके से काम किया। उत्तर देखते हैं, ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भारत में पहली औपचारिक कन्या पाठशाला की शुरुआत की। लेकिन क्योंकि यह एक नया कदम था इसलिए समाज को यह काम पसंद नहीं आया, समाज को यह कार्य स्वीकार्य नहीं था। उनके कार्य का बहुत विरोध हुआ। लोग अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। इस दंपति ने घर घर जाकर के लोगों को समझाया, शिक्षा का महत्व बताया, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और कुछ लालच भी दिए। लालच जैसे कि विधवा स्त्रियां अगर पढ़ना चाहती हैं तो उनकी नवजात बच्चे की देखभाल का काम उन्होंने किया कि वो अगर विद्यालय अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं तो उनके नवजात बच्चों की देखभाल की व्यवस्था उन्होंने विद्यालय के अंदर की। निम्न जाति के लोगों के लिए उन्होंने पीने का पानी उपलब्ध कराया और अनाथ बच्चों को शिक्षा देना जैसे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से चुनौतियां थोड़ी सरल होती गई। इस जीवनी में सावित्रीबाई फुले का किस प्रकार का व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आया है।
सावित्रीबाई फुले सीखने में तेज गति की महिला थी। उनकी पढ़ने में रुचि थी। विवाह के बाद भी उन्होंने 2 भाषाएं अंग्रेजी और मराठी लिखनी, पढ़नी और बोलनी सीखी। इसके बाद उन्होंने कन्या शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण काम किए। पाठशाला जाते समय उनका बुरे तरीके से विरोध होता था, लेकिन उन्होंने उस विरोध की परवाह न करके अपना काम जारी रखा। इससे उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें क्या-क्या पता चलता है? तो कुछ गुण जो मुझे समझ में आए, ये उनके व्यक्तित्व के अंदर इस जीवनी में दिखाए गए हैं। जैसे परिश्रमी, स्वावलंबी, आत्मसम्मानी, जुझारू, परोपकारी और निस्वार्थ। इससे उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व का पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक शिक्षा के बारे में ज्योतिबा फुले के क्या विचार थे? आधुनिक शिक्षा ज्योतिबा ने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को कहा, जो कि भारत में 1835 में मैकाले ने शुरू की थी। इस संदर्भ में ज्योतिबा ने बताया कि दलितों और गरीबों से कर वसूल किया जाता है और उस धन से, उस कर से उच्च वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय खोले जाते हैं। इस प्रकार की आधुनिक शिक्षा से शूद्रों का भला नहीं हो सकता। यदि शूद्रों को अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलना है, तो शिक्षा ही वह पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वह आगे की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योतिबा द्वारा लिखी गई पुस्तकों और उनके द्वारा स्थापित संस्था का उल्लेख कीजिए। ज्योतिबा ने गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड यानी किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों की रचना की। जो इस जीवनी में दी हुई हैं उनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें, उनके ये नाम हैं। सन 1873 में ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था ने दलितों और महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण कार्य किए। इस प्रकार आज हमने ज्योतिबा फुले नामक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।